ठीक ठाक हो। रिवाइज हो गया यहाँ तक। बेटो आवाज चेक करना बेटा जरा। ओके। हाँ जी श्याम बाबू, ये पेपर तो ऑलरेडी ये तो इंक्लूड कर रखे हैं सब। इसरो वाला कब भेजा? दे दो, किताब में भी जोड़ देंगे ना। हम्म। आज बच्चे ठंड मान गए क्या? थोड़ी संख्या कम लग रही है मुझे। हम्म। तेरे रूम में ठंड ज्यादा हो रही है अभी? नहीं, तेरे रूम में ज्यादा ठंड हो रही है अभी से? तो ऑब्वियसली बात है, तो चादर में सोओगे तो ठंडे लगनी ही है दोस्त। मेरे ना खड़े रह रहे के, मैंने कल नोटिस किया तो, खड़े रह रहे के जो ये पैर है ना, ये फ्लैट जैसे हो गए। एडिया जो गोल होते हैं ना यहाँ से, ये सीधे ऐसी फ्लैट हो रखे हैं। और लोगों को ये लगता है कि सब वैसे हो जाता है बिना मेहनत के ही। अच्छा, ये तो हो गया था हमारा टाइप्स ना, कमुलेटिव कनेक्टेड, और जो हो गया लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल देखो जरा। एक शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल पर 10 किलोवाट $100 लोड जुड़ा है। आर ए बराबर 0.01 ओम, आर एस एच बराबर में 100 ओम, और आर एस ई बराबर 0.01 ओम। वो तो आर्मेचर उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। चलिए जी करिए जरा।
बेटा शॉर्ट शंट है, देखो न्यूमेरिकल। लॉन्ग शंट का बहुत आसान हो जाएगा, सीधा सीधा। शॉर्ट शंट का जो बच्चों की ये संभावना है, ये गलत कर सकते हैं। ये रही सर्किट, ये देखो क्या क्या चीजें दे रखी है, और निकालो जी। तो शॉर्ट शंट को बना लीजिए दोस्त। पता करना है जी। तो देखो बेटा, RSE 0.01 ओम, ये RSH दे रखा है बेटा 100 ओम, ये RA दे रखा है 0.01 ओम। ठीक है। यहां जो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, इसका मान है V प्लस IL/RSE, यही तो सिखाया है। चलिए, क्या IL का मान निकाल सकते हैं? यहां पर V का मान दिया है 100 वोल्ट, और जो लोड कनेक्ट है बेटा यहां, उसकी जो पावर है वो है 10 किलो वाट। ठीक है। तो IL का मान आ सकता है भाई P बराबर में VIL ही तो लिखोगे। तो IL बराबर में P किलोवाट, यही तो हुआ भाई। नींद आ रही है? नींद आ रही है लड़के को। 100 एम्पियर, ये हमें IL का मान मिला जी। ठीक है भाई, ये हमें चाहिए यहाँ ISH। तो हमने लिखा है ना कि ISH बराबर में V प्लस IL/RSE अपॉन RSH। अरे लिखा तो रखा है इसमें। तो वोल्टेज कितना है दोस्त? 100 प्लस IL का वैल्यू है 100 गुणा RSE 0.01 अपॉन 100 है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 100, तो मिला 1.01 एम्पियर। अगर भाई बच्चों ISH पता चल जाए, तो IA बराबर में IL प्लस ISH, देखो डायग्राम में, तो 100 प्लस 1.01, 101.01, यही तो हो गया। ये हमें मिल गया आर्मेचर धारा। यदि बेटा हमें आर्मेचर धारा मिल जाए, EG बराबर में V प्लस IA RA प्लस IL/RSE 100 प्लस IA का मान है 101.01 गुणा 0.01 प्लस IL/RSE, तो 1.01 आ जाएगा। 100 गुणा 0.01 हल करके बताना। 102.01 वोल्ट, ये हमारा आंसर है जी शॉर्ट सर्किट का। मतलब जब भी कोई टाइप दिया जाएगा बेटा, तो टाइप के आधार पर अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। जो जो मान दे रखे वो लिख लो, उसके बाद आपको तरीका सिखाया ही है। हो गया जी।
हो गया भाई? अरे पढ़ लिया, कर सकते हैं न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे यहां से। फोटो ले लो जल्दी से। कल 2 नए विद्यार्थी आए थे। नहीं नहीं, आप, एक तो आप थे, एक आपके साथ और थे। हैं? ओ, कमजोर घोड़े पे दांव हमें खेलना ही नहीं। हमें तो जो मजबूत हो, फिजिकल फिट हो, कुछ भी हो, रिजल्ट में तो हर एक चीज प्रभाव डालेगी ना। तभी तो अब क्रिकेटर है, क्यों? वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो बुखार में जाएगा खेलने तो थोड़ा ना खेल पाएगा। तो फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, यही स्टूडेंट के साथ भी है। मशीन ही तो है दिमाग, शरीर के सारे पुर्जे प्रॉपर काम करेंगे तभी तो दिमाग सही है अपना। नहीं तो थोड़ा सा जुकाम लगा होगा तो दिमाग अपना वही हावी। तो ये जुकाम हो रहा, बुखार हो रहा, सर दर्द हो रहा। फिजिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में, लेकिन इसे बच्चे ज्यादा महत्व देते नहीं है। चलो जी, तो हम कमुलेटिव का हिसाब किताब पढ़ रहे हैं भाई बच्चों ये। देखो जी, कमुलेटिव में करंट बहने के आधार पर हमने लिया लोड, दोस्त ये है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है जी। बेटा नो लोड, हमने देखा था नो लोड पर वोल्टेज स्थिर। तो ये लाइन दिखा रही है नो लोड वोल्टेज। देखो सबसे पहले ये देखिए कि ओवर कंपाउंड जो महत्वपूर्ण है वो ओवर और लेवल या फ्लैट बहुत जरूरी है। देखो ओवर कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है जिसमें लोड बढ़ने के साथ में आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाए, वो कहलाता है ओवर कंपाउंड। तो हम लोग बनाते हैं जी कि भाई जिसमें वोल्टेज बढ़ने के साथ में लोड बढ़ने के साथ ये वोल्टेज बढ़ रही हो। तो ये कुछ विशेषता हमने लिखी ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर के लिए। बेटा क्या लिखेंगे इसमें? जिसमें, भाई ये स्टेटमेंट बहुत आवश्यक है, जिसमें लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है जी। इसे अच्छा माना जाता है डीसी ट्रांसमिशन में बूस्टर के रूप में। ठीक है भाई, ओवर कंपाउंड एक ऐसा आता है जिसमें चाहे आप लोड को कितना भी करें लेकिन टर्मिनल पे वोल्टेज लगभग समान बनी होती है। इसे कहते हैं लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड।
हम क्या लिखेंगे, इसकी पहचान हुई है किसी भी लोड पर वोल्टेज समान बनी रहती है। ठीक है भाई, ये आती है, देखो इसे हम इस्तेमाल करते हैं जहां डीसी सप्लाई हो, लगाया हो ना हमने जनरेटर, घरों में सप्लाई देने में अगर यूज करें तो, फैक्ट्री में, भवन में, कुल मिलाकर इसमें वोल्टेज वेरिएशन बहुत कम होता है। तो हमने कहा जी लेवल कंपाउंड, यानी किसी भी लोड पर कांस्टेंट वोल्टेज, ये होता है अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर। जिसमें लोड बढ़ने पर वोल्टेज गिरती है। बहुत मेजर एप्लीकेशन नहीं है। चलो इसी के साथ में बाकी की भी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बनाते हैं, सीरीज का तो बनवा दिया था तुम्हें ना पहले भी, तो अगर बाकी को इसके तरह से और जोड़ें तो ये तीनों हमें, जो हमने तीनों बनाई है बेटा, यहां तक ये हमें कंपाउंड के लिए देती, कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए है ना तीनों, ये डिफरेंशियल के लिए, पहचान लोगे ना यार। चलिए ये संट अति लोड पे है, हाई लोड पे है, ये किस पे आ गई जी, संट। तो एक में सारी खींच लो। भाई यही तो है जिनमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सीरीज की तो उसको वैसे भी क्लियर है अलग सी, इन्हीं में है जो कंफ्यूजन हो सकता है। और छोटू कहाँ रह गया था, हम तभी तो कह रहे थे भाई गौरव के बिना मन नहीं लग रहा क्लास में। पाँच से 5:30 उठ के बाहर वॉक किया करो, तभी तो अंदर से फील आएगा कि यार वाट लगा दी बिल्कुल ना। तो आधा घंटा वॉक किया करो, दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। चलो जी, तो ये हो गए इसके टाइप्स और इसकी जो साथ के साथ विशेषता थी समाप्त। जनरेटर का तीसरा ही लेक्चर है ना हमारा ये। हम्म, दोनों मतलब नहीं, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स बढ़ा लेते हैं। नहीं नहीं, कम्युलेटिव ही तो है ये, दोनों में समान दिशा में ही है।
कम्युलेटिव ही है, दोनों समान दिशा में ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर कम्युलेटिव में जब ओवर कंपाउंड पढ़ा हमने, तुमने कहा सीरीज के टर्म्स को बढ़ाते हैं, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया ऐसे, इसमें हमने घटा दिया, ये किया हमने और कुछ नहीं किया। बाकी दोनों में फाई आर बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ही है तीनों में। नेक्स्ट चले जी। अरे मामला निमट गया। चले भाई नेक्स्ट चलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन, नेक्स्ट चलते हैं जी आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन समाप्त, मतलब ये चैप्टर समाप्त। और मोटर का भी हमें इसके साथ में पढ़ना पड़ेगा, तो मोटर में थोड़ा फिर हमें कम समय देना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए जी, हमें ये पता है कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन पोल फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मेन पोल फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग कल कराई थी, याद है? वाई आर जिसमें वाई बी प्लस वाई एफ वेव, वाई बी माइनस वाई एफ मतलब लैप। जन्म सिद्ध अधिकार है, पेपर में याद होना चाहिए। ई जी बराबर एन पी फाइव जेड बटे 60 है, पेपर में फंसता है। वेव के लिए बराबर 2, लैप के लिए बराबर पी। इसके बाद ये अलग अलग टाइप्स हमने पढ़ लिए। EG1 बटे EG2 बराबर N1 फाई 1 बटे N2 फाई 2। उसके बाद ये जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उनमें से एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। और पहली चीज तो जितनी चीज पढ़ा रहा हूँ बहुत टू द पॉइंट चीज है, तो इनमें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होता है तो पहले ही बोल देता हूँ कि डेरिवेशन मत करना, फॉर्मूला याद रखना। चलो जी, आर्मेचर फ्लक्स का मेन पोल फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो देखो, आर्मेचर रिएक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा इसका माहौल बनाएंगे। हमेशा याद रखना है, देखो 2 एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। ये इतना ना तो इजी टॉपिक है और ना ही इतना छोटा टॉपिक है। देखो हमारे लिए 2 एक्सिस है, अभी इनकी फुल फॉर्म भी जरूरी है। एक है MN, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एक GNA है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये एक्सिस कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, हमेशा याद रखना है। GNA, अभी आर्मेचर रिएक्शन की शुरुआत तो है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन का जो मेन चीज है उसका नंबर आने में भी समय लगेगा। पहले ये चीज सीखिएगा।
हम ये सीखते हैं कि भाई जीएनए को हम कैसे बनाएंगे, जीएनए कैसे बनेगा ये जानते हैं पहले। तो हम कहते हैं इसे सदैव आर्मेचर फ्लक्स के अक्षांश यानी एक्सिस के साथ बनाते हैं। क्या लिखा है कि आर्मेचर फ्लक्स का जो एक्सिस है वही कहलाएगा जीएनए। ये सिर्फ वो पॉइंट है जो आईटीआई वाले ही पॉइंट है, इनके लिए हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, जिसके हिसाब से मशीनें बनती है, डिजाइन होती है। एक है एमएनए, देखिए जी, यह है सदैव, फिर आर्मेचर फ्लक्स, यह है सदैव फील्ड, इसमें तो आर्मेचर नामक शब्द ही नहीं इस्तेमाल होना, फिर मार पड़ेगी, आर्मेचर आर्मेचर बोलेगा तो। यह सदैव फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बनता है। बनता है, ये इन दोनों की ओरिजिनल परिभाषा है। ठीक है जी, यह सदैव फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बनता है। देखो बेटा, यह है कि जब दो फ्लक्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो परिणामी फ्लक्स डिस्टॉर्टेड यानी बिखर जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है तथा इसे ही क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव कहते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव कहते हैं। ठीक है महोदय, देखो कैसे बेटा है, यदि हम ये कहें कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेन फ्लक्स यानी कि जिसमें ज्यादा फ्लक्स लाइनें होंगी, आर्मेचर में कम होती है, तो जो मेन फ्लक्स है वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि एक जगह तो ज्यादा, ये कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है कि भाई एक तरफ ज्यादा थोड़ा सा, एक तरफ कम, तो इसे कहा जाता है क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव हो जाना। ठीक है जी, चलो अब तो मैं दुखी करेंगे और
भाई ये हमने रोटर लिया, ये भैया नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है भाई। तो फील्ड फ्लक्स का एक्सिस यही तो है ए भाई, नॉर्थ और साउथ इसी पे तो बना रखे हैं भाई। एयर गैप कहाँ है, हवा यही तो है, ये तो कॉमन फ्रेम से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ पर ये जा रही है। ठीक है जी। चल गई है। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ से साउथ बनाई, ये हमने क्रॉस और डॉट बना दिया। ये क्रॉस है और ये डॉट है। क्रॉस का मतलब होता है करंट का अंदर जाना। चल क्या हुआ था? अरे भाई हाथ जोड़ लो यार, कि क्लास की वाट लग जाती है। तो क्रॉस का मीनिंग होता है करंट अंदर। तो बेटा आपने राइट हैंड रूल लगाया और देखा कि जो जनरेटर है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। तो ये दिमाग में रखो, दो चीजें हैं, एक होता है लीडिंग पोल टिप और एक होता है लैगिंग या ट्रेलिंग पोल टिप। देखो लीडिंग पोल टिप का तात्पर्य ये होता है, ये रोटर घूमते हुए आएगा, तो ये बताओ ये पोल के किस हिस्से को पहले काटेगा? भाई ये घूमता हुआ आ रहा है ना, तो इस वाले हिस्से को पहले काटेगा, तो ये कहलाता है। और हमेशा भाई इसे छोड़ते हुए जाएगा। भाई इधर से आया, यहां से एंटर करे काटता गया, इधर छोड़ता गया, तो ये कहलाता है लैगिंग पोल टिप। लैगिंग पोल टिप को हम लोग कई बार ट्रेलिंग पोल टिप भी कहते हैं। इसी प्रकार बेटा यहां पर देखिएगा, भाई एस के लिए सबसे पहले ये घूम के जब भी कहीं से आएगा यहां से एंटर करेगा, तो ये कहलाएगा लीडिंग लीडिंग पोल टिप और ये कहलाएगा लैगिंग या ट्रेलिंग पोल टिप। तो पोल टिप से ये पता चल जाता है कि भाई ये सबसे पहले किस हिस्से को काटेगा और किसे छोड़ते हुए निकलता है। बना लिया भाई ये?
तो आगे बढ़ा जाए। अरे यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, GNA यह सदैव आर्मेचर फ्लक्स के साथ बनेगा। MNA यह सदैव फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर लंबवत बनेगा। चलो जी, अब आगे बढ़ने से पहले इन्हें सीखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। भाई बच्चों, ये N माना है हमने, ये S माना है। तो ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है यही तो है। देखो जी, जब हम ये बाइंडिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ी क्रॉस और ये बनता है सबसे बड़ा डॉट। ये सबसे बड़े सर्कल से इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि यहां पर, हाँ, सबसे अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स था जी। तो जब ये इधर को जाएंगे ना भाई, तो ये थोड़ा छोटे होते चले जाएंगे। देखिए जी, जो वाइंडिंग हम कर रहे हैं, वाइंडिंग के जो N और S बनाएंगे, ये बनेंगे इस लाइन पर, क्योंकि इससे इधर क्रॉस है और इससे इधर हम लोग बनाएंगे जी डॉट। भाई रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्त, तो आर्मेचर फ्लक्स का जो एक्सिस आता है, ये एक्सिस आता है ये। अब इसे और अच्छे से समझ पाओगे, इसे कहा जाता है आर्मेचर फ्लक्स एक्सिस। क्यों? डायरेक्ट का मतलब इससे नहीं है, उसका कुछ और कहने से मतलब है। आर्मेचर फ्लक्स एक्सिस को क्या लेना है दोस्त? GNA इस पर है, लाइन पर। ये पूरी लाइन GNA की लाइन है। देखो, फील्ड फ्लक्स का एक्सिस ये है, फील्ड फ्लक्स एक्सिस। तो इससे कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री पर। तो अगर 90 डिग्री इस लाइन से, 90 डिग्री तो ये लाइन है, तो अभी क्या बनाया मैंने? ठीक है जी। अभी हम नो लोड फुल लोड ये देख रहे, अभी तो हम एक्सिस बनाना सीख रहे हैं। तो हमने दो चीजें लिखी कि भाई आर्मेचर फ्लक्स के साथ में बनाइएगा GNA, और फील्ड फ्लक्स से परपेंडिकुलर बनाना है MNA। ठीक है जी। अब देखो जी, इसी में ये ध्यान दे कि बेटा दो चीजें और है। ये N है, ये X। तो देखो, एक हिस्सा ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो इतने हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही है, और ये वाले जो भी कंडक्टर आएंगे यहां,
ये उतने अच्छे मैग्नेटिक फील्ड के टच में नहीं आ पाते। तो यहां पर फिर हम लोग दो एक्सिस और मार्क करते हैं। जो मेन फील्ड के साथ में एक्सिस बना होता है, जो मेन फील्ड के साथ एक्सिस बनता है, ये कहलाता है डायरेक्ट एक्सिस। डी एक्सिस का मतलब है डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सिस का मतलब है कि मेन एक्सिस यही है हमारे लिए, जो मेन पोल है ये इसी पर बनाए हैं। और डायरेक्ट एक्सिस एक नहीं, यदि आप चार पोल बनाते तो चार पोल के लिए फिर दो लाइनें खींचते। भाई एक तो ये हो गया, आपने कहा जी हम तो इधर भी बनाते तो इधर भी लाइनें खींचते। तो डायरेक्ट एक्सिस हमेशा वहां बनाना है दोस्त जहां पर मेन पोल है, और इससे 90 डिग्री कोण पर। यहां तो मेन पोल नहीं है ना, ये बनाना है क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस का मतलब है क्वाड्रेचर एक्सिस। ये सिर्फ मशीन में इतने एक्सिस है जिन पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, ना कैलकुलेटर की जरूरत ना कुछ। मेन फ्लक्स के साथ में जो एक्सिस है वो डायरेक्ट है, और उससे 90 डिग्री पर क्वाड्रेचर है ना। मेन एक्सिस के साथ में जो फील्ड फ्लक्स है उससे 90 डिग्री कोण पर एम एन ने, और आर्मेचर के साथ में जी एन ने। फिर नेक्स्ट और देखो, ये एन है और एस है। ये क्रॉस है, ये डॉट है। देखो जो मेन फ्लक्स का एक्सिस आता है, जो हम लोग कुल मिलाकर ये लिखेंगे, ये इस रीजन को कहा जाता है, मतलब जो ये लिख रहे हो ना अब, ये पूरा जिस पर मेन फ्लक्स की लाइनें मिल पाए। नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पर जाती है बच्चों, तो ये एक्सिस कहलाता है पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस हमेशा याद रखो कि वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें, मेन मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें नहीं है, ये है ये वाला एरिया। देखो ये वाला एरिया, तो इसे कहा जाता है इंटरपोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस का मतलब है जिसमें मेन फ्लक्स लाइनें हैं, इंटरपोलर, जिसमें मेन फ्लक्स की लाइनें नहीं है। लिख लिया भाई ये? हम्म, बना लिया बच्चों?
सायकाल भी याद है ना, 4 बजे है। अबे विनय, अब तबीयत तबीयत ठीक है तुम्हारी? बना लिया जी? पहले सुने नहीं थे ये? नहीं, ये एक्सिस पहले सुने नहीं मशीन में। पेपर है तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें ये इसमें दिन में तारे दिखाता मैं। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? 20 आर्मेचर रिएक्शन में हमें 20 घंटे लगते हैं सिर्फ डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन में। ये है आज, ये सुबह वाले बैच में आता था, इससे पूछो। 20 घंटे पूरे लगते हैं। लेकिन अगर उसे एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो तब पता चलेगा कि रियल में आर्मेचर रिएक्शन का मीनिंग क्या है। एक लाइन लिखने से थोड़ा ही होती है कि भाई मेन पोल पर आर्मेचर का प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन है। इसके क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्रॉस मैग्नेटाइज को कैसे दूर करें। जबकि मैं बताऊं, डीमैग्नेटाइज्ड होने के कम डिसएडवांटेज है, क्रॉस मैग्नेटाइज होने के ज्यादा डिसएडवांटेज है। हमने तो इन्हें ये भी पढ़ा दिया, किताब में लिख रखा है कि जनरेटर सिर्फ मैग्नेटाइज, वो डीमैग्नेटाइज या क्रॉस मैग्नेटाइज करता है। हमने ये भी सिखाया बच्चों की कि मैग्नेटाइज भी कर सकता है, मैग्नेटाइज भी कर सकता है, लेकिन वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, फिर काम होगा। तो बस बहुत लिमिटेड चीजें लिखाऊंगा जिससे कि हमारा 1 घंटे में अपना निमट जाए। ये 19 घंटे की बचत करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे और क्या। चलो भाई, आर्मेचर रिएक्शन की कहानी की करते हैं शुरुआत। हमने अभी ये कहा, अब है जो मेन चीज है आर्मेचर रिएक्शन की। पहले हमने ये कहा है बच्चों कि सिर्फ हमने मेन पोल पर सप्लाई मानी है कि मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग नहीं, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में कोई करंट नहीं, नो लोड की स्थिति में। तो ये स्थिति है नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में ये हमने माना जी एन है और ये माना जी हमने एस है। तो भाई बच्चों ये बताओ, अभी यही तो सिखाया तुम्हें कि ये जो वाला एक्सिस है इस पे जी एन है दोस्त, तो यही तो जी एन है। और ये जो एन और एक्स पे एक्सिस बनाया है, इस पे 90 डिग्री एंगल पर यही तो लाइन है, यही एम एन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं ये चल रही है भाई बच्चों नॉर्थ से निकलकर साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। भाई ये जो लाइन है बच्चों, ये जी एन ए एम एन ए है। अच्छा,
मेन फ्लक्स जो चला है इस तरफ से निकलकर इस तरफ है, तो यहां हमने एक लाइन खींच के बना दिया जी कि भाई देखो फाई एफ यहां है। फाई एफ कुछ और नहीं बेटा, मेन फ्लक्स है, मेन फील्ड फ्लक्स है। फिर हमने ये भी सीखा है कि नो लोड पर जीएनए एमएनए सदैव एक साथ बनते हैं। नो लोड पर जीएनए एमएनए सदैव एक साथ बनते हैं। ठीक है जी, नो लोड पे है ना, सदैव जीएनए और एमएनए एक साथ बनते हैं। अब हमने इस वाले केस में ये लिया कि फील्ड में कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ आर्मेचर में सप्लाई है। जो मेन आएगा ना अभी, उसे समझने के लिए ये सब बनाने पड़ रहे हैं। पहले में हमने लिया कि सिर्फ फील्ड में सप्लाई है, आर्मेचर में नहीं, तभी तो नो लोड है। फील्ड में सप्लाई है, आर्मेचर में कोई धारा नहीं है। इसमें हमने लिखा आर्मेचर में धारा है, आर्मेचर में धारा है तथा फील्ड में सप्लाई नहीं है। हमने बाइंडिंग कर रखी है दोस्त कुछ ऐसे, ये क्रॉस, ये डॉट, इस तरफ डॉट इस तरफ क्रॉस। देखो तुम्हारी जो बेसिक है उस पर लौटते हैं मैग्नेटिज्म के लेक्चर पर। अभी भी बताया क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज पोलैरिटी और डॉट का मतलब, अरे वाह टैलेंटेड हो तुम लोग। तो बेटा इस पर हमने क्लॉकवाइज बनाया, फिर हम इस पर क्लॉकवाइज बनाएंगे। इस पर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बना लिए। अगर इन सभी को मिलाकर तुम बड़े लेवल पर इन्हें सभी को मिलाकर सोचो, तो ये सभी लाइनों को अगर तुम यहां देखोगे तो ये सारी की सारी ऊपर से नीचे है, सारी ऊपर से नीचे है। हमने यही तो मान रखा ना जीएनए। तो हम देखिए बेटा इस केस में यही तो देख पा रहे हैं कि देखिए जी, ये अगर जीएनए है तो जो फील्ड की जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसका जो प्रभाव आ रहा है वो यहां से नीचे की तरफ है, फाई ए। भाई यही तो कहोगे भाई, ऊपर से जो प्रभाव है इनका टोटल रिजल्ट वो नीचे की तरफ है,
तो जीएनए वाले एक्सिस पर ही है ना, देखो। तो हमने ये तो हमारी वो थी फाई एफ वाला, तो यहां से हमने क्या दिखा दिया जी, नीचे की तरफ हमारा फाई ए आएगा। तो फाई ए का एक्सिस ये है। नहीं, तुम ये देखो ना, सारी लाइनें अंदर इसके रोटर के, सारी लाइनों की, सब लाइन की शुरू से लास्ट तक इनकी दिशा कहां है, एरो कहां है, नीचे की तरफ है। तो इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि अगर हम बड़े लेवल पर देखते हैं तो ये सारी लाइनें हमें आज जिस अंदर है वो ऊपर से नीचे की तरफ दिख रही है। तो ऊपर से नीचे आने का मतलब एक्सिस ये है। तो हमने ये कहा, देखो यहां सारी लाइनों की ये थी, तो हमने फाई ए बना दिया। यहां सारी मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन नीचे है, तो हमने नीचे की तरफ फाई ए बना लिया, बस। अब हमने ये कहा कि प्रैक्टिकली यदि मशीन में, इससे कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव है हमारे जो निकलते हैं, आप लोगों की ऑब्जेक्टिव किताबों में और पेपर में लाइन से है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बच्चे को बस रटना पड़ रहा है। जैसे इंटरपोल को इंटरपोल क्यों कहा, यह भी कारण है, क्योंकि वो इंटरपोलर रीजन में रखा जाएगा। कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैसे बनाएंगे, है जी। हाँ, तो इससे आर्मेचर रिएक्शन में क्या सुधार होगा और कैसे होगा, इन सब मुद्दों पे बात करनी है। थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा, दोबारा जब देखोगे फास्ट मोड में थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि यही डीसी मशीन में, पूरी डीसी मशीन का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप छोड़ के जा नहीं सकते। कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जैसे ब्रश कहाँ रखे होते हैं, है ना, रटवाते भी है। अभी ये भाई एमएनए पे रख दिया है ना, किताब में है, प्रैक्टिकली एमएनए पे हो जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब मशीन में सारी समस्याएं दूर हो जाए यदि ब्रश हमारा एमएनए पर हो, लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकली जीएनए पर रखा होता है। एमएनए तो लोड के बदलने से बदलता रहता है, तो आप ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि ब्रश को उठा के आगे पीछे करते रहो तुम, या फिर ये है हल्का सा जो भी तुम में, जैसा गौरव है तो गौरव को रोटर पे बांधना पड़ेगा फिर कि भाई एक काम कर, तू ब्रश को आगे पीछे करता रहे। तो प्रैक्टिकली ब्रश जीएनए पे रखा जाता है, एमएनए पे रखने के तो लाभ है, फायदे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है एमएनए पे सदैव रखना। चलो जी, अब देखते हैं जब मशीन लोड पर चलती है, जब मशीन लोड पर चलती है, ये भाई परिणामी फ्लक्स का हमारा तात्पर्य, मेन जो फ्लक्स है मशीन में वो तो रोटर वाला ही था, वो सॉरी फील्ड वाला ही था ना। ये तो आर्मेचर वाला आ गया, जब आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न होगी तो करंट बहेगा, तो आर्मेचर में भी फ्लक्स आएगा। अब वो मेन फ्लक्स को कम ज्यादा क्या करता है, वही आर्मेचर रिएक्शन था। भाई बच्चों ये रखे हैं ब्रश, और ये रखा है जीएनए। जीएनए का मतलब है एक्सिस ऑफ आर्मेचर। एमएनए बदलता रहेगा, देखो कैसे। मशीन में अब एक साथ दो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, कौन कौन से, एक आर्मेचर एक फील्ड। भाई ये बताओ, मेन फील्ड फ्लक्स ऐसा है कुछ, आर्मेचर ये है दोस्त, ठीक है। दो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से समझो, फील्ड फ्लक्स ये है, आर्मेचर ये है।
दो फ्लक्स यदि इस तरह से दिखे तो यार बच्चों तुम इनका परिणामी फ्लक्स तो निकाल सकते हो। परिणामी फ्लक्स निकालने का तरीका वो एक दूसरे के समांतर लाइनें खींचते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। तो आपने कहा जी सर देखो परिणाम फ्लक्स तो ये आया, आगे भाई। अच्छा तुम्हें परिभाषा क्या सिखाई थी? ये जीएन ने तो यही पढ़ा बेचारा बीमार यहां। तुम्हें एमएनए की परिभाषा क्या सिखाई है? मेन फ्लक्स या परिणामी फ्लक्स से 90 डिग्री एंगल पर। तो रिजल्टेंट फ्लक्स से एमएनए किधर भाग लिया? ये इधर। एमएनए तो यहां रेस्ट करेगा, आराम करेगा जी एमएनए। अच्छा भाई दोस्त जनरेटर के चलने की दिशा भी यही थी। ये क्या ले रखा था? क्रॉस। ये क्या था दोस्त? डॉट। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स गया है, क्या हम ये कहेंगे कि देखो जी जो रिजल्टेंट फ्लक्स आपको बनाना है ये जी ये देखने को मिल रहा है फाई आर के एक्सिस की तरफ। भाई नीचे आ गया ना ये यहां से, तो हमने कहा जी ये लाइनें तो ऐसे हो गई, और अभी हमने ये कहा था कि जब भी ये 90 डिग्री पर काटेंगे तो ये बिखर जाएंगे, कहीं एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाएंगे। तो यही हमें देखना है, समझना है। बिखरना फैलना मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। तो ये क्या होंगे लाइनें कि भाई एक जगह ज्यादा इकट्ठी, एक जगह इस हिस्से में ज्यादा इधर कम। तो हमने बनाना शुरू किया भाई बच्चों से। ये कुछ ऐसे बिखर गई। एक्सिस क्या आ गया? ये आ गया जी। तो ये अपना जो यहां से चल रही थी बेचारी, इधर को अपना अपने एक्सिस पे ये चलने लगी ऐसे। ये जो बना रखा है भाई आपने, एमएनए किस तरफ बनाएगा? ये तो बनाया इतना एंगल, अरे ये बन गया एमएनए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है भाई पेपर में। आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव के कारण एमएनए जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट होता है। जनरेटर इस तरफ चल रहा है तो मोटर भाई बच्चों इस तरफ चल रहा होगा, ये इसी तरफ जाएगा। जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट हो जाता है और मोटर के चलने के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। लिखेंगे अभी। भाई एक बात बताओ, ये पोल टिप कौन सा है? अब है टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव, लीडिंग पोल टिप, और ये है लैगिंग पोल टिप। चलो मुझे ये देखकर बताओ, नॉर्थ पर लिख सकते हैं तो साउथ पर भी तो ये लीडिंग है। और ये लैगिंग है। भाई बच्चों ये बताओ, बेसिक में ये तो हमने सीखा है ना, जिस तरफ ज्यादा लाइनें होती है ना वहां ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है। तो ये बताओ इसमें देखकर, इसमें किस तरफ डीमैग्नेटाइज है, किस तरफ मैग्नेटाइज है? यस देखो, ज्यादा फील्ड लाइन यहां है तो लैगिंग पे मैग्नेटाइज, ये लीडिंग पर यहां कम लाइनें हैं तो मैग्नेटाइज। तो लीडिंग पोल टिप पर आप इस पे देख लो, लीडिंग पे कम है लाइनें, डीमैग्नेटाइज। तो हम क्या कहेंगे कि डीसी जनरेटर में लीडिंग पोल टिप में डीमैग्नेटाइज्ड है और लैगिंग पोल टिप पर मैग्नेटाइज्ड है।
तो एक तरफ डीमैग्नेटाइज्ड होना और एक तरफ मैग्नेटाइज्ड होना, यही तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है। अरे एक हिस्से में अगर मशीन के पूरे हिस्से में एक जैसा फ्लक्स होगा तो सिमेट्रिकल है, फिर तो बढ़िया है। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, बिखर गया, फैल गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, टूटा फूटा हो गया, उसे ही तो क्रॉस मैग्नेटाइज कहेंगे कि कहीं ज्यादा कहीं कम। इसे बनाइए और इस पूरे को एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे भाई। दोस्त रिवाइज करो, ठीक है, घर जाके नहीं देखो। सोच के तो मैं डेली आता हूँ कि आज तेज पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मार्कर ये पेन आता है हाथ में तो फिर कंट्रोल में नहीं रहता फिर मामला। फिर आप लोगों की शक्ल देखता हूँ, फिर और ज्यादा दया आती है कि छोड़ो यार, 2 दिन ज्यादा ही पढ़ा लूंगा, अब कम से कम जितना पढ़ाऊंगा पल्ले तो पड़े कुछ। सबसे आसान तरीका यह है, जो भी लोग नया पढ़ाना स्टार्ट करते हों उनके लिए एक टिप्स ये है, नए अध्यापकों के लिए, कि अगर अपने डेमो लेक्चर को बहुत इफेक्टिव बनाना है, देखो यार हम तो अभी इस स्टेज में, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, कोई अच्छा कहे बुरा कहे। हमने तो लाइफ में कुछ चीजों को सच्चाई समझ के अपना लिया, और वो ये है कि अपने से मतलब रखो, अपनी स्किल से मतलब रखो, दुनिया क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो नए लोग स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए एक टिप्स ये है कि कभी भी किसी मुश्किल टॉपिक को डेमो में ना पढ़ाएं, अदरवाइज बच्चा आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, दाखिला नहीं लेगा। तो हमेशा ऐसा टॉपिक को डेमो में उठाए जो टॉपिक बच्चे ने कई बार पहले से पढ़ा होगा। तो जब आप उसको पढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत इसी में कुछ क्रिएटिव चीजें अगर बताएंगे तो बच्चे को लगेगा कि मुझे तो बहुत तगड़ा समझ में आया, राइट ना। वो इसलिए होता है क्या, आगे एक ग्रुप है हम लोगों का टीचर्स का, तो इसमें वीकली कई बार तो महीने हो जाते हैं, छोटे छोटे सेशन होते हैं। तो कुछ नए अध्यापक जो भी शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी नए नए इस क्षेत्र में, तो मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा डेमो में पढ़ाने की कोशिश करिए जो बड़े कॉमन टॉपिक है, जिन्हें बच्चा आसानी से समझ पाए। तुमने उठा लिया मुश्किल, उसे समझ कुछ आना नहीं, तो वो आपका जजमेंट उस मुश्किल टॉपिक से कर बैठेगा, तो बच्चा रुकेगा नहीं फिर। जैसे ये नीरज कल बोल रहा था मुझे कि मशीन इस बार मुझे आपने अच्छी पढ़ाई क्योंकि मुझे समझ आई। इसे या आप लोगों को, ये जिन लोगों ने मेरे से लक्ष्य बैच में पढ़ लिया या ऑफलाइन में पढ़ लिया या यूपीपीसीएल वाले मैंने पढ़ाया, तो जब दोबारा आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ये बड़ी कॉमन चीजें लगेंगी और आपको वो फीलिंग आएगी, क्योंकि आप पहले भूल चुके थे, थोड़ा बहुत याद था लेकिन आप फेमिलियर थे टॉपिक से। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ने इस बार तो बड़ी तकड़ी पढ़ा दी। तो वो सिर्फ फीलिंग आएगी दोस्त, क्योंकि दूसरी बार तीसरी बार में तुम चीजों को समझ पाए, पकड़ पाए। अदरवाइज चीजें वही है, पहली बार में अगर चीजें सुनोगे तो तुम्हें बड़ी अजीबोगरीब लगेगी पहली बार में, लेकिन जब आप जिद्दी बन जाओगे, तुम घर गए, तुमने कहा भाई आज तो इन्हें मुझे याद करना है, क्योंकि आपके पास में समझने का पॉइंट कम रहता है, याद रखने का ज्यादा होता है कि आज तो मुझे याद रखनी है चीजें, चाहे बना के देखूंगा। तो जब आप नेक्स्ट वाली क्लास में इनको फास्ट मोड में करके देखेंगे ना टॉपिक को, तो आपको इतना मजा आएगा, आप खुद में कहेंगे कि यार वाकई ये तो सारे ऑब्जेक्टिव मैं कर पा रहा हूं। तो कई बार टफ टॉपिक को देखकर आपको जो फील आता है अंदर से कि यार हमें कुछ नहीं आया, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में जब हम सीखते हैं तो अगर टॉपिक को हम पहले से 2-3 बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का, तो हमें इजी लगेगा। और अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए मुश्किल टॉपिक पर मेरी आप लोगों के लिए सलाह है कि यहां से जाने के बाद भी चाहे 2 की स्पीड पे करके वीडियो देखा करो, लेकिन फास्ट मोड में करके एक बार सुना जरूर करो। जैसे नींद नहीं आ रही किसी को,
तो हेडफोन लगाकर सुना करो, गाने और मूवी सुनने के बजाय इन लेक्चर्स को सुना करो, नींद भी अच्छी आएगी, टेंशन फ्री रहोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो शाम को 4 बजे मुलाकात होगी आपसे, बस ये समाप्ति करेंगे इसको ना, लेकिन इनको पढ़ के आना दोस्त। नीरज, अब आया कुछ समझ में? सवाल पूछूं? यार आजकल बच्चे हमारे लेक्चर को शेयर नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन, जैसे किताबें सबके पास है,